Hello everyone, welcome back to Ansarkari. In this video, we will continue with the important newspaper topics of 2 September 2024. So the first article or first topic is regarding judiciary. So culture of adjournment of cases in courts has to change, says President. Now, this culture of adjournment, it mainly refers to the process where the cases are mainly delayed, the proceedings, etc. for some reason. तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इससे बहुत ज्यादा टेंशन क्रिएट होती है, टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होता है, रिसोर्सेज का वेस्टेज होता है, एंड ऑल्सो द मेंटल प्रेशर on the individuals as well as the judges that also keeps on increasing with the increasing time. तो इस सबके लिए क्या किया जा सकता है? मेनली एक जुडिशियल क्लॉक सिस्टम को फॉलो करना बिकम्स इम्पोर्टेंट कि व्हाट आर द डेडलाइंस, कब तक विच केसेस आर सपोज टू बी सॉल्व, प्रायोरिटी बेसिस पर देयर कैन बी सेग्रीगेशंस दैट कैन बी क्रिएटेड, further accountability of judges etc. that must also be enhanced in terms of quicker solving of the cases. फिर यहाँ पे की टर्म्स की अगर हम बात करते हैं तो ब्लैक कोट सिंड्रोम, तो प्रेसिडेंट मिस द्रौपदी मुर्मू जी ने कॉइन किया था ये फ्रेज ब्लैक कोट सिंड्रोम फॉर द हाई स्ट्रेस लेवल्स ऑफ द ऑर्डिनरी सिटीजन्स जो वो एक्सपीरियंस करते हैं इन द कोर्ट रूम्स, और सिमिलरली हॉस्पिटल्स में जैसे वाइट कोट सिंड्रोम। तो इससे क्या होता है, अ लॉट ऑफ टाइम gets invested in such things, और इसलिए the person they prefer कि कोर्ट जाने से बेटर है कि बस सह लेते हैं, क्योंकि वहां पर भी बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, बार बार जाना पड़ता है, इट इज अ वेरी टायरसम प्रोसेस जस्ट एज सिमिलर टू हॉस्पिटल्स। तो ड्रेनिंग प्रोसेस है। फर्दर अगर हम बात करते हैं जुडिशियल रिक्रूटमेंट्स की, तो इसमें भी जैसे देयर आर सेवरल चैलेंजेस एज आई मेंशन्ड अर्लियर एज वेल कि इंडिया में अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट देयर मस्ट बी 50 judges on the population of 10 lakh people, लेकिन currently there are just 15 judges over 10 lakh people। तो रिक्रूटमेंट में भी जैसे कि यहाँ पे वैकेंसीज है जो कि विजिबल है इन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। तो फर्दर हम मेथड की बात करेंगे इन द लेटर आर्टिकल्स एज वेल कि हाउ एंड विच मेथड शुड बी यूज्ड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस, and also the expenditure government ka on the judiciary and the court cases, that also is just rupees 150 per individual. Next, ensure LGBTQIA plus couples get ration cards, says center. तो again LGBTQIA plus के जो couples हैं, तो it is not criminalized in India, it is legal to be an LGBTQ couple, but marriages अभी legal नहीं है, that is same sex marriages. तो here it is allowed कि जो basic facility जैसे कि राशन कार्ड etc. and even upon death किसके पास bodies आती है, तो अगर किन या family available नहीं है, a relative of the individual, then the body can be handed over to the partner themselves. फर्दर इन्फेंसी और चाइल्डहुड में जब हम देखते हैं कि जो डिसऑर्डर्स होते हैं ऑफ सेक्सुअल डिफरेंशिएशन, तब भी जो फ्रेम गाइडलाइंस हैं ऑन द हेल्थ मिनिस्ट्री, उन्होंने थ्रू दीज गाइडलाइंस रिक्वायर करा है कि मेडिकल इंटरवेंशन होनी चाहिए फॉर द इंटरसेक्स चिल्ड्रन और इन्फेंट्स, ताकि दे डू नॉट फेस चैलेंजेस इन द लेटर लाइफ। जैसे कि हम सेक्स चेंज की भी जब बात करते हैं, तो समटाइम्स इट बिकम्स unnecessary to have a better system in our body that functions properly, especially in terms of the intersex people. So there will be a committee specifically that should be formed जो कि स्कोप को देखे ऑफ एंटाइटलमेंट्स ऑफ LGBTQIA प्लस पीपल एंड कपल्स, कि उनको क्या क्या मेजर चैलेंजेस है जो फेस करना पड़ रहा है, प्लस अवेयरनेस एक्टिविटीज को प्लान करना और कन्वर्जन थेरेपी को प्रोहिबिट करना, सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी की अवेलेबिलिटी, क्या उसकी अवेलेबिलिटी है, क्या उसका कॉस्ट है, क्या उसके सेफ्टी मेजर्स हैं कि फ्यूचर में व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेस, और
provision of the teleconsultation or sensitization. These are all the key terms related to such communities. Next, continuing with judicial appointments. So this article mainly highlights कि कैसे जो NJAC है, which is the National Judicial Appointments Commission. तो NJAC Act जो है, it is a particular way of appointment of judges. करंटली क्या होता है, जजेस के अपॉइंटमेंट में कोलिजियम सिस्टम फॉलो किया जाता है. तो इट इज मेनली अ सिस्टम ऑफ अपॉइंटिंग द और द ट्रांसफर ऑफ द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजेस मेजरली स्पेसिफिकली. लेकिन इसका प्रोसेस क्या है अगर हम देखें तो अपॉइंटमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस में देयर शुड बी द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. लेकिन जब हाई कोर्ट के जज की बात आती है तो देयर शुड बी CJI and 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड ऑल्सो चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न हाई कोर्ट, जिसमें कि देयर विल बी अपॉइंटमेंट. तो यानी सुप्रीम कोर्ट के केस में 4 members दे अपॉइंट द जज. इन केस ऑफ हाई कोर्ट there are 4 members, 5 in case of Supreme Court. अब यहाँ challenges क्या क्या है मेन कि क्यों क्रिटिसिज्म किया जाता है ऑफ द कोलिजियम सिस्टम. तो अगेन ट्रांसपेरेंसी नहीं होती, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी है ऑफ द डिसीजन, फिर जुडिशियल ओवर रीच है जिससे कि वो मिनिमाइज कर देता है रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव इन द जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स. और ऑल्सो एक्सक्लूजन ऑफ डाइवर्सिटी, जो विमेन माइनॉरिटीज और मार्जिनलाइज कम्युनिटीज है उनके ऊपर भी ज्यादा फोकस नहीं दिया जाता. सो दीज आर द मेजर चैलेंजेस इन द कोलिजियम सिस्टम. अब व्हेन वी टॉक अबाउट NJAC तो इसमें रिफॉर्मेशन की बात हो रही है कि NJAC का जो प्रोसेस है इट सॉट टू गिव पॉलिटिशियंस एंड सिविल सोसाइटी. तो ये 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू आया था 2014 में कोलिजियम सिस्टम को रिप्लेस करने के लिए. तो इसमें इट वाज टू इंक्लूड द मेंबर्स फ्रॉम द जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और सिविल सोसाइटी भी. लेकिन अगेन इसको भी विड्रॉ कर लिया गया था ड्यू टू सम कंसर्न्स. एंड यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है तो इट इज रीवर्किंग ऑफ NJAC इटसेल्फ, कि उसमें ही जो वो ओपेकनेस है उसको रिमूव करना इम्पोर्टेंट है. रिकमेंड अपॉइंटमेंट्स एंड ट्रांसफर ऑफ जजेस और व्यूज को अकाउंट में लेना जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और सिविल सोसाइटी. इससे द सिस्टम विल बी बेटर. इज द वैल्यू यू कैन ऐड. जब हम क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 to 4 के 3 क्लॉज 3 में है कि सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होंगे उनकी नियुक्ति की जाएगी. उसके अलावा कोई भी ऐसा व्यक्ति जो हाई कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में काम कर चुका हो या फिर 5 साल तक ऐसे किसी भी 2 कोर्ट में काम कर चुका हो उसको सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया जा सकता है. या फिर कम से कम 10 साल के लिए किसी अधिवक्ता के रूप में काम कर चुका हो, भारत का नागरिक हो. इस तरह से जो व्यक्ति है उनको नियुक्त किया जा सकता है. नियुक्ति की बात करते हैं तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है 124 के क्लॉज 2 के अंतर्गत. जब हम केसेस की बात करते हैं तो फर्स्ट जो केस हुआ था, फर्स्ट जजिस केस की बात करते हैं तो उसमें कहा गया था कि इस तरह से जो ट्रांसफर और जो रिक्रूटमेंट है वो होनी चाहिए, लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया था. उसके बाद सेकंड जज केस आया था 1993 में, जिसमें कहा गया था कि जो भी कॉलेजियम सिस्टम के अंदर बातें होंगी उसको परामर्श किया जाएगा और उसके ऊपर सहमति होनी चाहिए, तभी उनको न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है. फिर थर्ड जज केस आया था जो 1998 में आया था. उसके अंदर 143 संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत कहा गया था कि जो सर्वोच्च न्यायालय के 5 सदस्य होंगे जो कॉलेजियम का विस्तार करेंगे और उनके उनमें से 4 तो वरिष्ठ जज होंगे और एक CJI होंगे जिनके द्वारा जो जज है उनको नियुक्त किया जाएगा. उसके बाद जब हम फोर्थ जज केस की बात करते हैं वो 2015 में आया था, जिसमें 99 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था, जिसमें जो आपने बताया कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के तहत जिसको स्वीकार नहीं किया गया था, शून्य घोषित कर दिया गया था.
थैंक यू दिव्या फॉर एडिंग, स्पेशली ये 3 केसेस जो इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट जज केस, सेकंड जज केस और थर्ड जज केस। फोर्थ जज केस में जो 2015 में कमेटी बनाई थी कि किस तरह से ऐड किया जाए, उसको कैंसिल कर दिया गया था, जीरो, कि उसके अंदर नहीं होगा। Next, a crisis in Ghana that no one talks about. So, where in West Asia, North Africa in 2023 did no holds barred conflict morph into the world's most humanitarian crisis? तो यहाँ बात हो रही है ज्यादा अटेंशन देने की, और वेस्ट एशिया नॉर्थ अफ्रीका में जो कन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, स्पेशली यहाँ इस आर्टिकल में वी आर टॉकिंग अबाउट सूडान। तो पहले व्हेन वी टॉक अबाउट सूडान, so again it says land borders with 7 countries and a coastline along the Red Sea as well, और बहुत सारी नेचुरल रिसोर्सेज है जैसे कि क्रूड, गोल्ड एंड लार्ज फर्टाइल लैंड। तो जो वॉर है इट हैज क्रिएटेड स्ट्रेंज बेड फेलोज, जैसे इजिप्ट हो गया, it supports SAF which is a force in Sudan armed force, or if there are UAE हो गया, that is it supports the RSF, that is a rapid support force. So these are several internal conflicts of Sudan which are impacting the other countries as well. अब there are several institutions, जब हम global institutions की बात करते हैं, जैसे कि इंटर गवर्नमेंटल अथॉरिटी ऑन डेवलपमेंट, फिर अफ्रीकन यूनियन, तो दे हैव ऑल ट्राइड टू अरेंज अ सीज फायर, लेकिन कोई भी सक्सीड नहीं हो पाया। तो अगर हम इंडिया की और सूडान की बात करते हैं, तो अगेन सूडान ने 1956 में अटेंड इंडिपेंडेंस गेन करी। तो अगेन नॉन अलाइन मूवमेंट और का शेयर करना, तो these are the similarities between India and Sudan, and it was also ruled under colonialism. फिर अब देर आर सेवरल क्लोज टाइज, हाई लेवल विजिट्स होती है, डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट होता है। और जब ट्रेड की बात करते हैं, तो इंडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वन ऑफ द मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स ऑफ सूडान। सूडान के लिए इंडिया वेरी इंपॉर्टेंट है। ट्रेड क्या क्या कंसिस्ट करता है, अगेन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चर कमोडिटीज, मशीनरी, टेक्सटाइल्स और फार्मास्यूटिकल्स। इंडिया क्या क्या एक्सपोर्ट करता है, मशीनरी, फार्मास्यूटिकल्स, आयरन और स्टील प्रोडक्ट्स, केमिकल्स और टेक्सटाइल। और सूडान क्या क्या एक्सपोर्ट करता है, मेजरली क्रूड ऑयल, कॉटन, सेसमे सीड्स, दीज आर द मेजर ट्रेड टाइज। फिर डिफेंस ट्रेनिंग भी होती है, सूडानीज मिलिट्री पर्सनल ने रिसीव करी है ट्रेनिंग, और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भी दी थी सूडान को ड्यूरिंग द कोविड, दैट वाज कॉल्ड वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव। तो यहाँ पे इवैक्यूएशन की भी बात होती है कि कैसे द इंडिविजुअल्स दे वर इवैक्यूएटेड, इंडियन इंडिविजुअल्स, नेशनल्स फ्रॉम सूडान, जब कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ था। तो फर्दर प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम की भी विजिट टू सूडान इन अक्टूबर 2003, दैट आल्सो बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, जब इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई थी सूडान के साथ। Again, to solve this crisis, the role of the intergovernmental organizations and the global initiatives that are created, their role becomes important. Next, India's neighborhood watch, past and present. So here this article mainly shows how Sri Lanka, Maldives and Myanmar, Bangladesh, Pakistan, Afghanistan, all these neighbors, how the situation has been in the present, past and what are the future prospects, क्या टेक होना चाहिए किस कंट्री के साथ। तो पास में देखे तो इंडिया ने बहुत ज्यादा एक कैटालिटिक रोल प्ले करा है हर कंट्री के साथ। जैसे बांग्लादेश में इलेक्शंस होल्ड करवाने के लिए, तो ये जो टाइमलाइन की हम बात कर रहे हैं, दैट इज अराउंड 2008-9, ड्यूरिंग दीज इयर्स 8-9-10। फिर मालदीव्स की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे भी एक डेमोक्रेटिक मेचोरिटी शो करी थी विद मालदीव्स इंडिया ने। श्रीलंका की बात करते हैं तो अगेन लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम, इनको फाइनली डिफीट करने के लिए इंडिया ने भी काफी एक मेजर रोल प्ले करा था।
श्रीलंका के साथ एंगेजमेंट करके। म्यांमार की अगर बात करते हैं तो सांसू की, when she was freed after phases of imprisonment, तो उसमें भी there was strengthening of democratic rules. Similarly, Pakistan के साथ भी elected a civilian government in 2008, sending President Pervez Musharraf into exile. तो डेवलपमेंट असिस्टेंस इंपॉर्टेंट कीवर्ड हो जाता है, वो दिया है इंडिया ने टू इट्स नेबर्स ड्यूरिंग द पास्ट, अनलाइक चाइना स्टेपबुक डिप्लोमेसी इन द फॉर द नेबर्स। प्रेजेंट की बात करते हैं तो अगेन बांग्लादेश में द पॉलिटिकल अनरेस्ट दैट इज देयर, जो डेमोक्रेटिक इंस्टेबिलिटी है करंटली। तो इसके लिए इंडिया के लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो ऑपोजिशन है, rather than focusing on just the individual, that is Miss Sheikh Hasina, बांग्लादेश के ऑपोजिशन के साथ भी एक रेगुलर एंगेजमेंट मेंटेन करना, that becomes very important for India. एंड सिमिलरली श्रीलंका को भी $4 बिलियन दे करके इंडिया सेव देयर इकोनॉमी, और मालदीव के साथ भी। तो इंडिया की वेट एंड वॉच पॉलिसी एंड ऑल्सो जो एक स्ट्रैटेजिक व्यू पॉइंट होता है हर कंट्री के साथ, दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन पीस एंड फ्यूचर का सोच के चलना। तो दीज आर ऑल द मेजर पॉइंट्स दैट वी कैन लुक फॉर। आगे अगर हम बात करते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है, तो स्पेसिफिकली म्यांमार में अगेन इंडिया शुड कीप ओपन इट्स डेमोक्रेटिक स्पेस, ताकि जो एथनिक कन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं और जो इंटरनल सिविल वॉर के प्रोस्पेक्ट्स हैं इन म्यांमार, दे शुड नॉट अफेक्ट द connectivity with India. So these are the overall situations with major countries. Next, are lie detector tests legally valid? So this is regarding the Kolkata case. Why has the CBI obtained permission from a Kolkata court to conduct polygraph test? कैसे इनका एडमिनिस्टर होता है, क्या ये लीगल माने जाते हैं, नहीं माने जाते? You will understand all this. तो द कॉमन अम्ब्रेला टर्म जिसके अंडर ये सब आते हैं, दे आर डिसेप्शन डिटेक्शन टेस्ट, के whether the person is deceptive or not. तो डिसेप्शन को डिटेक्ट करने के लिए these are the tests. प्रोबेबल डिसेप्शन, तो मेजर 3 टाइप होते हैं, नार्को एनालिसिस, पॉलीग्राफ टेस्ट और ब्रेन मैपिंग। इनका फंक्शन सब अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल जो पॉलीग्राफ टेस्ट होता है वो प्रिजम्पशन के ऊपर ऑपरेट करता है कि जो साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज हैं, सॉरी जो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज हैं जो ट्रिगर होते हैं व्हेन द पर्सन इज लाइंग, जैसे कि कार्डियो कफ्स और सेंसिटिव इलेक्ट्रोड्स का यूज करके ब्लड प्रेशर मेजर करना, पल्स मेजर करना, तो फिजियोलॉजिकल वे से चेक करना, स्वेटिंग एक्सेट्रा। दिस इज नोन एज द पॉलीग्राफ टेस्ट। नार्को एनालिसिस एज द टर्म सजेस्ट, इसमें ड्रग यूज होता है, नार्कोटिक्स, और सोडियम पेंथोथल पेंटोथल, तो दिस केमिकल बिकम्स इम्पोर्टेंट। तो ट्रूथ सीरम भी इसको हम बोलते हैं, तो ये न्यूरल एक्टिविटी को चेक करता है। और जो थर्ड है दैट इज ब्रेन मैपिंग। ब्रेन मैपिंग चेक करते हैं न्यूरल एक्टिविटी को एंड स्पेसिफिकली ब्रेन वेव्स को, कैसे दे आर चेंजिंग। नार्को में ऑब्वियसली द लाइंग, उसका जो प्रोस्पेक्ट है वो कम हो जाता है, द चांसेस ऑफ लाइंग, बिकॉज द पर्सन इजंट इन फुल कॉन्शियसनेस टू लाई। ब्रेन मैपिंग में अगेन न्यूरल एक्टिविटी और ब्रेन वेव्स को हम टेस्ट करते हैं। अब 2010 तक क्या केस था कि जो साइंटिफिक मेजर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन है उनको प्रमोट करा जाता था कि देवर ओके एंड देवर ए वेरी गुड मेथड, जैसे कि कस्टोडियल वायलेंस को यूज नहीं करना पड़ेगा और साइंटिफिक मेथड है तो इफेक्टिव होएगा, कोई फंडामेंटल एक्ट को वो हिट नहीं करेगा। लेकिन 2010 के बाद इंपॉर्टेंट केस आता है सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ये रूल करता है कि नो लाई डिटेक्टर टेस्ट should be administered except on the basis of consent of the accused, कि बिना कंसेंट के। और इसका मेन रीजन क्या है, क्योंकि फंडामेंटल राइट होता है अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, यानी कि खुद ही बता देना या फिर
खुद ही अपने अगेंस्ट यू कैन बी अ विटनेस और यू कैन एक्सेप्ट अ पर्टिकुलर क्राइम। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए दिस केस वाज देयर, इसलिए इट बिकम्स लीगल। जो प्रोसीजर है उनको फॉलो करना इंपॉर्टेंट है, एंड सिमिलरली द कंसेंट ऑफ द इंडिविजुअल और द अक्यूज्ड। तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन 2000, इनका रोल भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड नाउ अगेन फोर्सफुली करने गए कि भी काफी से यहाँ पे केसेस थे। जैसे 2006 में मुंबई ब्लास्ट केस में नार्को एनालिसिस वाज फोर्सibly administered accompanied by physical abuse to extract false confessions। तो ऐसे काफी सारे हाई प्रोफाइल केसेस थे। गैंग रेप ऑफ दलित वुमेन इन हाथरस 2020। तो here we can see a dilemma कि कैसे जो ethically what is right and कैसे what are the extreme steps that one can take just so as to prove. Next, how Ola's Desi strategy ruffled the feathers of MapMe India. So here this article is regarding the major AI development। जैसे हम बोलते हैं कि कृत्रिम में भी, चिप में भी, कृत्रिम which is founded by भवेश अग्रवाल who is the CEO of Ola। तो फर्स्ट ऐसी चिप क्रिएट करी जा रही है, चिप इंडिजिनस फैमिली चिप, जिसको हम बोधी बोलते हैं। तो यहाँ पे इट इज देसी चैटबॉट। फेब्रुअरी में द फर्म डिड अनवील्ड अ लार्ज लैंग्वेज मॉडल दैट वाज ट्रेन्ड ऑन सेट ऑफ इंडिक लैंग्वेजेस, जहाँ पे रीजनल लैंग्वेजेस भी इंक्लूडेड थी, इंडियन कल्चरल एथोस, and solves real Indian problems. Next, Desi salvo against foreign firms। तो यहाँ पे अब there is a major, this time his target was cloud service players। अब other areas में भी there are several prospects that will be seen, जैसे कि Microsoft, AWS and Google। How digital mapping works. So digital maps based navigation systems, so they are result of painstaking task of computerizing the physical world with the help of an army of cars। जैसे कि कैमरा सेंसर जो हर जगह घूमते हैं, तो वो इमेजेस डिस्टेंस वगैरह कैप्चर कर लेते हैं, जिससे कि द मैप्स दे वर्क। जैसे गूगल मैप पे भी अगर हम देखते हैं, तो these are majorly used the digital maps based navigation system। तो आर्मी ऑफ कार्स आर यूज्ड हियर। और कॉम्प्लीमेंट करने के लिए एरे ऑफ सैटेलाइट्स हाई अबव बीम डाउन प्रिसाइज कोऑर्डिनेट्स। तो दे आर आल्सो यूज्ड फॉर द यूजिंग ऑफ फॉर द application of coordinates etc in the maps। ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम की जब हम बात करते हैं, तो गूगल मैप्स, तो मेजरली थ्री मेजर वेंडर्स हैं जो कि लाइसेंस्ड मैप प्रोडक्ट सेल करते हैं। पहले इज गूगल मैप्स इटसेल्फ, सेकंड इज माय मैप माय इंडिया, इन 1995 में इट वाज एस्टैब्लिश्ड, एंड थर्ड इज ओपन स्ट्रीट मैप्स। तो ये सब इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एंड करेंटली फोर मेजर सिस्टम्स हैं ऑफ ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। वन इज ऑफ यूएस, रशिया, देन चाइना और ईयू का। तो ये ऑटोनोमस सैटेलाइट बेस्ड जियो पोजिशनिंग सिस्टम प्रोवाइड करते हैं which cover the entire globe। तो यहाँ पे there is integration of Ola's देसी strategy, जो कि मैप माई इंडिया के साथ इंटीग्रेशन की बात हो रही है। Next, cities in India are growing upwards more than outwards। तो क्या इसका मेजर मीनिंग है? तो वर्टिकल ग्रोथ कैन इंक्रीज पॉपुलेशन डेंसिटी, और अगर कॉस्ट रीजनेबल हो, दे कैन हाउस मोर पीपल। Such growth needs to be supported with more jobs, public transport to reduce transport emissions, better walkability, decent sewerage, और water systems और greater energy supply। तो यानी कि जो रिसोर्सेज इंडिविजुअल्स यूज करते हैं, अगर पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, तो उन रिसोर्सेज की एफिशिएंसी को भी इम्प्रूव करना इज इम्पोर्टेंट।
एंड मेजर यहाँ पे इम्पोर्टेंट है यूज ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट. जैसे इवन व्हेन वी सी एन इंडिविजुअल इन अ कार, so they travel either alone or with maximum of two people. So they can also use bus, etc. and public vehicles, other public vehicles, rather than if you're sharing cab, rather than taking out car just for oneself. तो ये भी एक मेजर पॉइंट है यहाँ पर. So this is area view of Gurugram, Haryana. The most expensive central real estate, well protective. तो नोएडा, गुरुग्राम, all these areas. तो soaring volume है कि कैसे जो cities की vertical growth है. And two dimensional outward spread यानी कि height में भी and area wise भी. किस rate पे it is spreading. तो strong infrastructure with a decent sewage water system, ये sustain करने के लिए they are very important. तो efficiency cities की increase करना, that is a point here. जब हम urbanization की बात करते हैं and tier 3 cities के साथ भी we can collaborate. Climate resilient हो, more efficient हो, जैसे even in building of concrete material, जब हम बात करते हैं heat waves की, तो उसमें भी rooftop cooling systems, एयर कंडीशनर का यूज मिनिमाइज करना. डिजास्टर रिलीफ, तो कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट इज आल्सो अ मेजर इनिशिएटिव, ताकि हम ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर ही बिल्ड करें जो कि डिजास्टर से रेजिलिएंट हो, जैसे लैंडस्लाइड, अर्थक्वेक्स, एटसेट्रा. तो नॉट यूजिंग अ वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच एंड अर्बन प्लानिंग, these all are the terms that become important here. मास्टर प्लान क्रिएट करना, जैसे कि बेंगलुरु एंड चंडीगढ़, वेल प्लान्ड सिटीज, these are all the major examples, जहाँ पे वाटर मैनेजमेंट भी it is at the best level, and green areas that are specifically saved or cut through. Next, Japan bets on heat resistant rice against climate change. So again, rice shortage after extreme weather ravage. So Japan is hoping a new heat-resistant varieties of staple food. So this is just a alternative के या फिर a way of developing such heat or such crops जिससे कि which are heat resistant or climate resistant जब हम बात करते हैं. तो genetic engineering यहाँ पे आ जाता है important aspect, and even the regions where we are growing this, where we are growing the crops. बिकॉज यहाँ की स्टेपल डाइट है राइस. नेक्स्ट, स्कूल इज एन अपहिल क्लाइंब अवे फॉर डोंगरिया कोंड ट्राइबल रिलीजन इन ओडिशाज रेयागाड़ा. तो दिस कैन बी अ काइंड ऑफ केस स्टडी कि कैसे स्कूल, जैसे यूज टू लिसन के ओल्डर टाइम में जैसे नदी पार करके स्कूल जाना पड़ता था एटसेट्रा, तो स्टिल जो कंडीशंस है दे हैवंट चेंज्ड मच फॉर a particular section of the society. तो यहाँ पे एग्जाम्पल है फॉर द डोंगरिया कोन ट्राइबल चिल्ड्रन, उड़ीसा के रेयागाड़ा में. तो ट्राइबल्स की जब हम बात करते हैं, अगेन फिफ्थ एंड सिक्स शेड्यूल में दे हैव द मेंशन, एंड ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल्स, टीएसी, टीएसीज की जब हम बात करते हैं उनका एस्टैब्लिशमेंट स्पेसिफिकली. फिर देयर आर सेवरल स्कीम्स फॉर द बेनिफिट ऑफ ट्राइबल एच, जैसे कि हम ट्राइफेड की बात करते हैं, तो इट इज मेजरली अ कोऑपरेटिव फॉर द tribals कि कैसे उनका प्रोड्यूस इट कैन सेल. Further PVTGs, that is also for particularly vulnerable tribals, and as here also it is mentioned, and various other schemes जैसे कि नमस्ते हो गया, नमस्ते scheme, that also we can talk about. एंड एकलव्य स्कूल की जब हम बात करते हैं, तो यहाँ पर दे बिकम वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे आर स्पेसिफिकली फॉर ट्राइबल ट्राइबल्स देमसेल्व्स.
So these are a PVTG. Eklavya model residential schools. So they are providing free accommodation, also free food, uniform, and the study material. And the education is also, it is affiliated to CBSE. So quality education, affordability, and accessibility is being focused upon at the same time. Then there are different scholarship schemes for the scheduled tribe students, post-matric or even pre-matric. And then we are also having National Overseas Scholarship Scheme for the ST students. Then there are ashram schools in the tribal sub-planned areas where we are seeing primary, middle, and secondary level education to tribal children. It is provided, and these are also residential schools. Apart from this, we have top class education scheme for the ST students. And here we are seeing financial assistance is provided for the higher education. So more of we are seeing scholarship schemes and to promote again literacy amongst the girls. We are seeing strengthening education among the ST girls in low literacy districts. So a scheme, education scheme again here, we are identifying the low literacy districts and construction more of schools. Then Jan Shikshan Sansthan scheme is there. Then Padhna Likhna Abhiyan, role of NGOs is also important. And apart from this, we have PM Shri schools. So modernized, again, education methodology, the pedagogy, and affordability, accessibility, and availability. Apart from this, awareness also. And here we have this Prabandh, the new central government scheme, that is project appraisal, budgeting achievements, and data handling for school education interventions, which shows that there are only 16 people who have never been enrolled in the entire district. लेकिन जो ground reality है that is different. तो schools जो है they are at very long distances, जैसे it is mentioned here. Closest So school is that 3 kilometers away, and that too they is have to go through forests, etc. So that is very so challenging. that the solution lies in again conducting periodic social audits, as we were discussing on the questions yesterday. So, so example to monitor the implementation of the schemes and what are the loopholes, what are the problems actually being faced on the ground. So that is why the role of again panchayat in terms of conducting a periodic, unbiased, and transparent social audit with the participation of community and the people in the residents of villages becomes crucial. Because right to education is a fundamental right, and that needs to be again fulfilled at the ground level. And जैसे हमने बाइसिकल के बारे में ही पढ़ा था कि हाउ द वेलफेयर और द फ्रीबीज जो हम बोलते हैं, तो उसके लिए भी द bicycles really help in enhancing the enrollment to schools and attendance rate. तो dropout rate को कम करना, that becomes important. And also जो ये काम होता है, children aged over 10, they carry out household chores. When they are not on field, parents need to gather firewood from forest. तो specifically इन सब task के लिए awareness create करना is very important कि how education is more important for the longer term than the work. Next, a caste census will weaken social cohesion, undermine goal of casteless society. तो again here there are two major viewpoints जब हम बात करते हैं caste census की कि क्या वो होना चाहिए या नहीं. तो again so as to have the data and the trajectory कि किस rate पे the population growth is taking place according to the caste, वो important हो जाता है further identify करने के लिए, mapping करने के लिए, schemes के लिए कि according to caste which is more vulnerable. फिर जब हम बात करते हैं कि सब classification under the SC ST, इन सब चीजों के लिए caste census becomes very important. But again the on the contrary, एक stand ये भी है कि जो caste census है, it will it will not help in breaking the caste society. तो casteless society के लिए this is it is important कि we do not indulge in this. And जो census mapping हो
या जो सेंसस कंडक्ट करा जाए, दैट इज बेस्ड ओनली ऑन द सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द इंडिविजुअल। बट अगेन पॉपुलेशन भी उसका एक मेजर सोर्स हो सकता है मैप करने के लिए। और एक हम बात कर सकते हैं कि मिसयूज करने की, कि हाउ द कास्ट सेंसस इट कैन बी इवन मिसयूज in terms of politics, etc., representation, and उस cases में how the inclination can take place. तो यहाँ पे बात करते हैं कास्ट बेस्ड आइडेंटिटीज की। तो So इसको one of the again positives would be that it would help in effective formulation of policies for the marginalized communities. For example, we'll be having again the data availability. So we can say scientific based policy making can take place. And in this, for example, we have the Mandal Commission report of 1980, which helped again. It was based on the caste census data of 1930s. So on this basis, we could come up with 27% reservation for the OBCs in the government jobs and the educational institutions. So it provides more updated and accurate data and what is actually the ground situation, how the trend has been changing. So in that sync, we can have more synergetic policy making. Then better representation in governance can be another benefit. It will be again the caste-based census, it can highlight the underrepresented communities in the governance structure, and uh, we can take adequate measures. For example, when you talk about the Bihar Panchayati Raj Act, so it is providing reservation for the seats for the OBCs in the Panchayati Raj institutions because they are underrepresented. Then it will address the inequality and the social justice also. When we are talking about, for example, the scheduled caste or the tribal subplans have been formulated. They have been designed to allocate the funds proportionate to the population of SC and STs in different sectors. So this is also on the basis of that data availability. Then affirmative actions and quotas we have talked, for example, OBCs, and even in other states like Haryana and Tamil Nadu. So they are sub-categorization of OBCs. And this is the same thing when we talked about the reservation of women in the parliament. So in that case also we talked about subcategorization according to the, for example, it should be for OBC women, ST women, SC women, and likewise. And understanding the demographic changes, including the migration patterns, it would better help in planned urbanization and what changes are happening in the socio-economic status of the communities. So in urban areas, metropolitan cities like Mumbai and Delhi, it would be associated with the socio-economic changes and can aid in creating more of inclusive urban policies. When we're talking about the redevelopment of these slums, so there it can help us. And then further in terms of research and development and more of analysis. And challenges are risk of perpetuating more of caste divisions. It can like widen the division and the rifts. Then data misuse and political manipulation is another risk we can say. Then complexity in data collection and classification. So it would be having high logistical cost. For example, if we compare it with the socio-economic caste census of 2011. So during this also we face challenges in data collection and categorization. So it leads to concerns over even the quality of data collected and the reliability of the data. So after 2011, we haven't seen the again